नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीएस की 9वीं टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम अपने परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें लिखा है धुआंधार जलप्रपात। आपने उत्तराखंड पुलिस का पेपर देखा था, उसमें ये प्रश्न भी बना था और कई पेपरों में ये प्रश्न आ चुका है बहुत बार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी। तो दोस्तों, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में है और नर्मदा नदी में ये है। दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या नापता है? बादलों की दिशा। तो दोस्तों, बैरोमीटर जो होता है वो वायु दाब मापता है और हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता को मापता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे स्क्रीन, तीसरा बोल रहा है कि सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? डाउन साइज, स्क्रॉल बॉक्स, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर के इस तरफ एक होता है क्रॉस वाला चिन्ह क्लोज का, और एक होता है इस तरीके से मिनिमाइज, और एक होता है मैक्सिमाइज। इस तरीके से चिन्ह बने होते हैं। मैक्सिमाइज को करते हैं तो पूरा पर्दा खुल जाता है, मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ से देखा होगा तुमने पर्दा खुल के नीचे जो यहाँ पे बोर्ड होता है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और क्रॉस वाले को जब हम करते हैं तो पूरा पेज क्या हो जाता है? कट हो जाता है। ये उसी की बात कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है चौथा। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? प्रिंटर, डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट, क्लिप बोर्ड। तो दोस्तों, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो क्लिप बोर्ड पर सेव करती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कंट्रोल कोमा शिफ्ट और अल्ट को फंक्शन की कहा जाता है, डेस्कटॉप की कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है या माइक्रोसॉफ्ट की कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को आउटपुट माना जाता है, स्टोरेज माना जाता है, सूचना माना जाता है, इनपुट माना जाता है? कहाँ डाल रहा है दोस्तों? मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? तो दोस्तों, उसको कहेंगे आपका इनपुट, ठीक है दोस्तों। क्या कहेंगे उसको? इनपुट कहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा। अब ये देखो, रीजनिंग का आ गया है। जैम को NJZ कहते हैं तो किड को क्या कहेंगे? ठीक है दोस्तों। लॉग और आपका बॉय, SKR और VRH। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके आंसर लिख लो। 7, 5 और 13। इनको क्या लिखा है इसने? देखो, 14, 10 और 26। 7 दूनी 14, 5 दूना 10, 13 दूना 26। तो आपको उत्तर पता है 11। के बोले तो 11 दूना 22। वी आ गया। देखो यहाँ पे हमें पता चल गया। के बोले तो 9 दूनी 18, बोले तो R। डी बोले तो 4 और 4 दूना 8 बराबर H। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वृक्ष, तना, शावक बाग, सड़क पटरी, अधिकारी, अधीनस्थ कर्मचारी, माइक्रोस्कोप और लेंस। तो दोस्तों, आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बताएंगे सभी लोग। तो राइट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप और लेंस। देखो, ये बड़ा है, इससे ये छोटा हिस्सा है। तो शावक बच्चा होता है बाघ, अगर बाघ ऊपर और शावक इधर होता तो सही हो जाता, लेकिन इसने गलत कर दिया दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है हमारा। चाप, वृत्त और क्वेश्चन मार्क, सीधी रेखा, त्रिभुज, रेखा, कोण, वर्ग, चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा कोण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि हाइट को 1440 लिखते हैं तो वाइट को क्या लिखेंगे? ठीक है, हाइट को क्या लिखते हैं? 1440। तो वाइट को क्या, वाइट का क्या होगा? 32, 65, 15, 60, 25, 80, 41, 40। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे? 41, 40। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
11वां प्रश्न आ रहा है, बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिलीपींस। तो दोस्तों बैरन द्वीप तो अपना आपको पता है सक्रिय है। दक्षिण एशियाई में अगर देखा जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन है, जो कि कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल स्मारक सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? लाल किला दिल्ली, आगरा किला, गोलकुंडा, काशी विश्वनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा का किला। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, किस जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ तलाक होता है? थारू, जौनसारी, बॉक्सा, भोटिया। उरारी का मतलब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ तलाक होता है। थारू उरारी तलाक। अगला प्रश्न आ रहा है 14वां प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर जी, M.G. रामचंद्रन, के कामराज। तो दोस्तों आप सभी जान चुके होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री को। अब मुझे बताएंगे भारत रत्न कब मिला। ठीक है दोस्तों, याद रखना भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है? 1954 से होती है, 2 जनवरी। अब याद रखना कि सर मरणोपरांत कब से देने की शुरुआत हुई है? तो 1955 में बोला कि मरणोपरांत व्यक्ति को भी मिलेगा। और दिया किसको सबसे पहले? लाल बहादुर शास्त्री को। तो प्रश्न तुमसे मेरा ये बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले ये कब मिला? ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, द मलयाला मनोरमा, द हिंदू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दैनिक जागरण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? NSS, NCAER, RBI और SCSO। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? CSO। ठीक है, CSO जो है राष्ट्रीय आय आकलन के लिए प्रति उत्तरदायी होगी दोस्तों, CSO। अब ये प्रश्न आ गया 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत पुराना प्रश्न आ गया। देखो 14-15 चल रहा है, 14वें में NK सिंह है ना। तो 10वें में देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ 10वें में कौन रहे थे उस समय पे। तो उसका है मनमोहन सिंह। दोस्तों बहुत पुराना प्रश्न है, और हो सकता है कि पुराना ऐसे पूछ ले। NK सिंह है वर्तमान में 14 के, और 15 का मुझे याद नहीं है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है? एयर इंडिया, LIC, L&T और भेल, BHEL। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BHEL। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आ रहा है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है राष्ट्रीय बाजार से, स्थानीय बाजार से, प्रादेशिक बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि स्वर्ण जो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, किंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो धन निष्कासन सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, उत्पाद कर, विक्रय कर, मनोरंजन कर, आय कर। कौन सा कर दोस्तों? प्रत्यक्ष कर के बारे में बोल रहा है ये। तो इसका सही हो जाएगा आय कर। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर। तो देखो उत्पाद, विक्रय और मनोरंजन, अपना उत्पाद किया, उसको विक्रय बेचा और उस पैसे से मनोरंजन किया, ये तीनों अप्रत्यक्ष हो गए। तो अपना उत्पाद किया, विक्रय किया और मनोरंजन किया, ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कर हो गया। जबकि आय कर क्या हो गया? आय कर आपका प्रत्यक्ष कर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरिस्का पक्षी विहार, 22वां प्रश्न आ रहा है आपका। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों सरिस्का कहाँ पे होगा आपका होगा सरिस्का राजस्थान में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। देहिंग पटकाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन पटकाई बूम पहाड़ी भी कहीं ना कहीं नागालैंड और असम के आसपास ही हैं, पटकाई बूम। लेकिन ये बोला देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में स्थित है दोस्तों। मौलिक अधिकार, 24वां प्रश्न आ रहा है आपका। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। ठीक है दोस्तों, अब आप
सबसे ज़्यादा जो डाउट होगा आपको 24 और 23 में होगा, जो है बच्चों के शोषण से दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284, 289, 262, 287। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 289 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। 26वां प्रश्न आ रहा है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन किस जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? 1931, 1941, 1951, 1921। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग 17.5%, 19.5%, 21.6%, 14.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 28वां, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन उत्पादित करता है? गुजरात करता है। कर्क रेखा, 29वां प्रश्न आया, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ओमान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों इसमें आपको देखते ही साफ साफ पता चल रहा है कि नेपाल कहाँ पे है। नेपाल तो बहुत ऊपर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 8 राज्यों से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये चलती है या बनी हुई है, काल्पनिक रेखा है वैसे ही। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे कोड, देखो भाई, क्रस्ट, मेटल, कोर, ये होती है स्थिति। निम्नलिखित में से किस एक का बना हुआ है? क्या चीज़ बोल रहा है? मेटल, क्रस्ट मेटल, मेटल वाला ना। अच्छा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और लोह। तो दोस्तों ये किसका बना हुआ है? आप सभी लोग बताएंगे। सियाल सीमा का आपने सभी ने नाम सुना होगा, मैं मानता हूँ सब लोग जानते होंगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। और जो ताप, ये वाली जो स्थिति है ना, ये प्लास्टिक नुमा वाली है, तरल अवस्था, मैग्मा चैम्बर इसी में पाए जाते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को ही बोलते हैं, याद रखना आप सभी लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31वां प्रश्न आ रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए व्यक्ति? अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रजनीकांत और दिलीप कुमार। तो दोस्तों काफ़ी पुराना प्रश्न है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजनीकांत दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान क्या कहलाता है? देखो दोस्तों, भूकंप ये रहा। भूकंप में देखो 3 तरंगे आती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। सबसे विनाशकारी एल तरंगे होती हैं, सभी को पता होगा। गति एस, याद रखना। सबसे तेज कौन सी चलती है? याद रखेंगे, हम बोलते हैं पी तरंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा तीव्रता किसकी होती है? तीव्रता वो होती है एल तरंगों की। और सबसे ज़्यादा तीव्रता वाली तरंग कौन सी है? तो सब लोग पी तरंग लगा देते हैं, याद रखना। गति सबसे ज़्यादा पी तरंग की है, 16 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तीव्रता मानी जाती है वो एल तरंगी की मानी जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, याद रखेंगे। बोला भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है एपिसेंटर, क्रेटर, फोकस, सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे फोकस। ठीक है, एपिसेंटर वो होता है, जैसे ये है भूकंप, यहाँ पे आया भूकंप, तो सबसे पहले जहाँ पे जो 90 डिग्री, भूकंप केंद्र के 90 डिग्री पर होता है एपिसेंटर, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप महसूस होता है उसे बोलते हैं एपिसेंटर, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सुमेलित नहीं है घास के मैदान? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटेबरी न्यूजीलैंड, लानोस वेनेजुला, पार्कलैंड ब्राजील। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्कलैंड ब्राजील। इसका राइट आंसर नहीं है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, वेल्ड आपका दक्षिण अमेरिका में, लानोस लानोस आपकी वेनेजुला में है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न बोल रहा है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? सवाना, टुंड्रा, टैगा, पार्कलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आपने देखा होगा इस तरीके से वन होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैगा वन। ठीक है, समशीतोष्ण कोणधारी वन।
अगला प्रश्न आ रहा है 35वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश। 44 देश है विश्व में भू आवेष्टित, याद रखना। और दोहरे भू आवेष्टित कितने देश है पूरे संसार में? 2 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भू आवेष्टित देश हैं? 44 है। और दोहरे भू आवेष्टित देश कितने हैं? 2 हैं। बोला कि सबसे बड़ा बता दो, नाइजर, जैरे, जामीबिया और कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न हमारा है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? लाई को, डुप्ले को, क्लाइव को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है देखो हमारे, है ना। ये जो सीरीज मेरी कर रहे होंगे, और ये दी किसने थी मैं आपको बता देता हूँ। मुगल बादशाह में नाम शायद जहांगीर का आता है, किसी और का नाम आता है, लेकिन है मुगल बादशाह ही, लेकिन यहाँ पे, है ना। ये प्रश्न भी सेम इसी तरीके का वो प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1915, 1914, 1917, 1916। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 1917 में। मैंने आपको कल की अगर वीडियो देखी है, आपने मेरी परसों की वीडियो देखी है, तो जब मैं डिटेल्स कराता हूं आपको, तो आप अब मान रहे होंगे इस चीज़ को कि कई सारी चीज़ें वो जो मैं बताता हूं उसमें भी आपकी क्लियर हो जाती है। मैंने क्या बोला था कि कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष बोलेंगे तो एनी बेसेंट 1917, लेकिन अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी तो हम बोलते थे सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। इससे पहले 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं सन 1940 में। ठीक है, नहीं 40वां अधिवेशन था वो, 40वां अधिवेशन 1924 में। लेकिन ये बोला एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में बनी थी दोस्तों। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, रानाडे भी आता है, कहीं भी रानाडे भी लिखा होता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं इसको। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां से कई वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? लाहौर का किला, ग्वालियर का किला, आगरा का किला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? आगरा के किला में शाहजहां को नजरबंद कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने अपने पिता को। शाहजहां क्योंकि दारा सिकोह को बनाना चाहता था, एक प्रकार से दारा सिकोह। और याद रखना मुगल वंश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई था वो दारा सिकोह ही था। ठीक है दोस्तों, तो दारा सिकोह की इसकी इनकी और इनकी लड़ाई भी होती है, आपने देखा होगा 59 में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 39 से 59 में इनका युद्ध भी होता है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको पहले बता दी है। दिल्ली, अजमेर, लखनऊ, लाहौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, 1206 में आया था, 1206 से 1210 में रहा था ना ये। और इसके बाद जैसे आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा गुलाम वंश का शासक था जिसने सोने में अरबी सिक्के चलाए थे, सोने के अरबी सिक्के। ठीक है, 175 ग्रेन करने टका भी चलाया था, जीतल भी चलाया था इसने। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी सबसे पहले, याद रखना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की पूछ रहा तो आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही? प्रतिहार काल, गुप्त काल, सातवाहन युग, राष्ट्रकूट। नगरों का क्रमिक पतन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, अगला प्रश्न 42वां प्रश्न आ रहा है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, गांधार शैली का विकास, जैन धर्म का पुनः उदय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के समय पे सबसे अच्छी चीज होती है चतुर्थ बौद्ध संगति। इसकी एक ट्रिक होती है, कभी मैं बताऊंगा आपको। राजा महाराजा आजा वैसे सबका काल है, पटाओ मत आसी कुंवर जी कंगाल है। इसमें क्या होता है कि 4 राजा के नाम, 4 स्थान के नाम, 4 काल के नाम और 4 जो अध्यक्ष कर रहे थे उनके भी नाम आ जाते हैं दोस्तों। मैं इसका शॉर्ट बना दूंगा, सबके काम आ जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 43वां प्रश्न। एक मिनट। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं वेसर, गांधार, नागर, शिखर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधार शैली जो है वो भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है दोस्तों। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थापन, पुनरुत्थान और पुनरुत्थान। अच्छा, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रोक लेंगे अभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का बताएंगे सभी लोग। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ जीएस के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर जीएस के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।